Assalamu alaikum students. Today we will discuss the second topic of the chapter number 3 enzymes. जो आपका टॉपिक है आज हम पढ़ने लगे हैं। हमने इससे पहले एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एंजाइम्स होते क्या हैं, फिर हमने उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखी थी। तो आज हम देखते हैं कि एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं, मैकेनिज़्म क्या है इनके एक्शन का। तो एंजाइम जैसे कि आप जानते हैं कि एंजाइम्स आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। यहाँ जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं दीज आर एंजाइम्स, और ये ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन से बनी होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस तरह से फोल्ड होती हैं कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। इन्हीं चेन्स की फोल्डिंग से इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रूव्स पैदा हो जाते हैं। दीज ग्रूव्स एक्ट एज एक्टिव साइट्स। ये वो ख़ास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं यहाँ पे जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, बाइंड कर सकती हैं। तो एंजाइम जो होता है उसके पास स्पेसिफिक टाइप की एक्टिव साइट्स होती हैं, स्पेशल समझ लें जगह हैं जहाँ पे आके सिर्फ सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है। तो एंजाइम जैसे स्पेसिफिक हैं तो ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे। सबस्ट्रेट बाइंड एट स्पेसिफिक प्लेस ऑन द एंजाइम, एंजाइम के साथ एक ख़ास जगह पे आके अटैच होगा। और आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट की शेप बिल्कुल वैसी है जैसी ग्रूव्स मौजूद हैं एंजाइम के अंदर, ताकि ये कम्प्लीटली फिट हो जाए एंजाइम के साथ। अब अगर कोई और सबस्ट्रेट आ जाता है जिसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है तो वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो देर इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक की फॉर अ स्पेसिफिक लॉक। तो जैसे हर ताले की अपनी चाबी है, तो इसी तरह हर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती हैं जिनके साथ ख़ास मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकते हैं। तो ये सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है, कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है जिसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है, व्हेन इट बाइंड्स विद द एंजाइम्स, नाउ द स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट व्हेन कंबाइन विद वन अनदर, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे एक्टिव साइट्स के दरमियान, और ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है ना इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है और हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए बनती है और फ़ौरन ब्रेक डाउन हो जाता है इसके अंदर सबस्ट्रेट का और कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेज है इसका नाम है, इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। This enzyme substrate complex is converted into after some time प्रोडक्ट एंड एंजाइम। अगर आप देखें तो इन तीनों स्टेजेस में एंजाइम जैसा था वैसे का वैसा ही है, ना इसकी नेचर चेंज होती है ना इसकी ब्रेक डाउन होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो रिएक्टेंट डाला था वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। किसी भी जो भी चीज़ बनानी हो वो प्रोडक्ट आपके पास सिंथेसाइज हो जाती है एंड एंजाइम्स रिमेन अनरिएक्टिव ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो ये ब्रीफ मैकेनिज़्म है एंजाइम एक्शन का। अब थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये बॉन्डिंग होती कैसे है, कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक्टिव साइट अभी आपको बताया है कि स्पेशल टाइप की एंजाइम के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की चार्ज बेयरिंग साइट्स होती हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। दीज चार्ज बेयरिंग साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। ठीक है, और ये एक्टिव साइट्स बेटा दो पार्ट पे होते हैं। हर एक्टिव साइट के अंदर दो आपको पोर्शंस नज़र आएंगे, एक कहलाती है बाइंडिंग साइट और दूसरी कहलाती है कैटालिटिक साइट। यानी ये दोनों आपके पास बाइंडिंग साइट है, सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगा, और यहाँ वाला जो पोर्शन है जो उसके अंदर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है ये कैटालिटिक साइट कहलाता है। अब रूल क्या है बाइंडिंग साइट का और कैटालिटिक साइट का, कि जो बाइंडिंग साइट होती है जब सबस्ट्रेट आता है तो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करना। Binding site identify recognizes the substrate, make the bond between सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, एंजाइम और सबस्ट्रेट की को आपस में अटैच करवा देता है, टेम्प्रेरी बॉन्डिंग करवा देता है। जैसे ही टेम्प्रेरी बॉन्डिंग होती है ये यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, देन द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक साइट स्टार्ट्स। अब यहाँ पे कैटालिटिक साइट जो है वो अपना रोल प्ले करेगी और फ़ौरन से जो रिएक्टेंट इसके अंदर हमने सबस्ट्रेट डाला था उसको कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो मेन फंक्शन कैटालिटिक साइट का है कि कैटालिटिक साइट जो होती है ये बेसिकली एक्टिवेट करती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और रिएक्शन को एक्टिवेट करती है और वो फ़ौरन से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली सारी उनकी जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है एक्टिव साइट्स के अंदर, जिसके अंदर बाइंड होना होता है सबस्ट्रेट में। ठीक है, और एक्टिव साइट के अंदर आपको दो पोर्शंस नज़र आते हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। ठीक है, तो ये दोनों मिलके काम करते हैं और आपका
रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन द बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ज़्यादातर वो एक्वस मीडियम के अंदर वर्क करते हैं। वाटर उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितना एक्वस मीडियम होगा एंजाइम क्विकली बाइंड करेगा रिएक्टेंट्स के साथ और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे एक और छोटा सा हम देख लेते हैं प्रोसेस एंजाइम टू एंजाइम चेन कि कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया से लेके मैमल्स तक जितनी लाइफ है, प्लांट्स हैं, जो भी हैं, उनके अंदर कई ऐसे रिएक्शंस हैं जो चेन की शक्ल में कंप्लीट होते हैं। यानी हमने बनानी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपके पास ए है, हमने उससे प्रोडक्ट लेनी है ये एंड वाली, लेकिन डायरेक्ट ए इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। वो दरमियान में बारी बारी अपनी शक्लें बदलता रहेगा। पहले प्रोडक्ट कोई और बनेगी, फिर वो कन्वर्ट होगी एक तीसरी प्रोडक्ट में, फिर वो थर्ड प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी फोर्थ वन में, और फाइनली वो जो है वो आपको जो चीज़ चाहिए या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ चाहिए वो बन जाती है। इसकी मिसाल आप ग्लाइकोलिसिस देख सकते हो, रेस्पिरेशन के दौरान आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख सकते हो, आप क्रेब्स साइकिल देख सकते हो, और कई ऐसे हैं जिसमें हर एक रिएक्टेंट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का रोल प्ले करती है और फिर तीसरी प्रोडक्ट बनती है और स्टेप बाय स्टेप आपके पास फाइनली एंड प्रोडक्ट आ जाती है। फोटोसिंथेसिस भी इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। तो ये एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन कहलाता है। अब अगर बेटा इसको देखें तो ये आपका इनिशियल सबस्ट्रेट है, इसको कन्वर्ट करना है किसी और प्रोडक्ट में, तो यहाँ एक स्पेसिफिक एंजाइम काम करेगा। इसको फ़र्ज़ करें हम एंजाइम 1 कहते हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट बन गई है बी। नाउ अनदर एंजाइम कम्स एंड कन्वर्ट्स इट दिस बी प्रोडक्ट इनटू सी। अब इसको वो सी में कन्वर्ट कर देगा। फिर सी के लिए एक थर्ड एंजाइम आएगा। अब ना 1 यूज़ होगा ना 2 यूज़ होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है इन सबस्ट्रेट के लिए। एंजाइम 1 इज स्पेसिफिक फॉर ए, एंजाइम 2 इज स्पेसिफिक फॉर बी। तो सी को कन्वर्ट करने के लिए डी में एक और एंजाइम आएगा जो इसी रिएक्टेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, उसको नेक्स्ट अगली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और नेक्स्ट फिर एक अनदर स्पेसिफिक एंजाइम आएगा जो डी को कन्वर्ट कर देगा ई में। तो एंजाइम 4 ए को ई में नहीं कन्वर्ट कर सकता, एंजाइम 4 बी को सी में नहीं कन्वर्ट कर सकता। हमेशा उसके लिए जो यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा उसी को वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये कहलाता है चेन रिएक्शन, कहलाता है कि समटाइम्स सम प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड इन अ स्टेप वे मैनर। These products which are formed during the before the final product, these are called intermediate products या intermediate substances। कि final product बनने से पहले जो कुछ दरमियान में बनता है ये intermediate substances कहलाते हैं। हमें ये प्रोडक्ट चाहिए होती है लिविंग बॉडीज़ को, तो ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। अब इसमें डिफरेंट एंजाइम जो हैं वो चेन की शक्ल में काम करते हैं। इनमें से कोई एक एंजाइम भी अगर मिसिंग होगा, फॉर एग्जांपल एंजाइम 2 नहीं बन सका, तो पूरे का पूरा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि एंजाइम 1 ने बी बना दिया और वो जंप करके डी में कन्वर्ट हो जाए, सी बने ही ना। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है और हर स्टेप के लिए डिफरेंट एंजाइम मस्ट चाहिए होते हैं। फिर बेटा अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ दीज ऑल एंजाइम्स। सारे एंजाइम, जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना एंजाइम की प्रोडक्शन तेज़ होगी और रिएक्शन फॉरवर्ड होता चला जाएगा। सिमिलरली जब प्रोडक्ट बहुत सारी एंड पे बन जाती है, अब मज़ीद नहीं चाहिए, तो इस रिएक्शन को रोकना है। इसको रोकने के लिए जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है, तो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्ट एज अ सिग्नल जो कि इन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है। जब ये एंजाइम स्टॉप हो जाएगा तो पूरा रिएक्शन रुक जाएगा और मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेगी। दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ इटसेल्फ, यानी इसी की अमाउंट इसी की अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक या फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, या इसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। तो एंजाइम समटाइम्स कुछ रिएक्शंस में चेन की शक्ल में भी वर्क करते हैं। तो एंजाइम का मैकेनिज़्म हमने देख लिया। Now we will discuss about the model of enzyme action। एंजाइम के फंक्शन के बारे में कि कैसे वो वर्क करते हैं। 2 मॉडल प्रपोज किए गए थे, एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड मॉडल इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो पहला मॉडल अगर हम स्टडी करें कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की है, तो ये मॉडल प्रपोज किया था एम एल फिशर ने 1890 में। अकॉर्डिंग टू हिम इसको लॉक एंड की मॉडल इसलिए कहते हैं कि जिस तरह एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, कोई और की उसको ओपन नहीं कर सकती। जैसा पैटर्न की पे बना होता है वैसा ही लॉक के अंदर पैटर्न होता है, और वो उसमें जब की फिट हो जाती है तो तभी वो लॉक ओपन होता है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के सबस्ट्रेट के अंदर जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की, उनका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट,
और तभी बॉन्डिंग हो सकेगी। तो ये मॉडल लॉक एंड की मॉडल कहलाता है। इसमें दूसरा जो उसने पॉइंट बताया था कि जो एक्टिव साइट्स हैं वो रिजिड होती हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं हैं, उनकी शेप फिक्स रहती है और वो कोई और सबस्ट्रेट किसी और शेप का अगर आ जाए मिलता जुलता हो तो वो कभी भी इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, सिर्फ वही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जिसकी शेप जो है वो एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग के लिए सूटेबल होगी। तो इसलिए इस मॉडल को लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है। यहाँ पे आप एक और डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट हैं, दो सबस्ट्रेट हैं आपके पास, रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, और ये दोनों बाइंड करेंगे इस एंजाइम के साथ। स्पेसिफिक एंजाइम है, ये किसी और के साथ बाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ उसी के साथ करेंगे जिसमें इस तरह की एक्टिव साइट्स होंगी कि ये उसके अंदर फिट हो सकें। तो जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये कम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड देन फाइनली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, और एंजाइम जो है वो आपको दोबारा से अवेलेबल है। इसमें एक्टिव साइट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया, जैसे रिएक्शन के स्टार्ट में थी वहीं मिडल में भी हैं और एंड पे भी एक्टिव साइट की शेप वही रहेगी। तो ये कहलाता है लॉक एंड की मॉडल। सेकंड जो मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल कहलाता है। और ये इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये प्रपोज किया था कोशलैंड ने 1959 में। ये मॉडल सामने आया था और उसने ये कहा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं ये रिजिड नहीं होती, दे आर नॉट रिजिड स्ट्रक्चर्स, दे कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। के सबस्ट्रेट की जैसी शेप होती है, जब ये पहले बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम के अंदर चेंजेस क्रिएट करता है, ये चेंजेस उसकी एक्टिव साइट को उसी शेप में ले आते हैं जिस शेप का सबस्ट्रेट होता है। तो चूँकि सबस्ट्रेट ने मॉडिफाई कर दिया है एक्टिव साइट को, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है और सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही दोनों की बाइंडिंग हुई तो एक्टिव साइट्स मॉडिफाई हो गई अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। तो कुछ एंजाइम जो हैं वो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं, कुछ एंजाइम का फंक्शन जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करता है। तो दोनों एंजाइम इस वक्त, दोनों जो मॉडल हैं वो इस वक्त एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आपके पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, सबस्ट्रेट हैं और ये एक्टिव साइट है। देखिए इनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी फ़र्क है दोनों के साथ, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड करेंगे तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे और शेप बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी कि रिएक्टेंट्स की थी, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंड्यूस फिट मॉडल हमने देख लिया कि इसमें जो रिएक्टेंट एक्टिव साइट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, जबकि लॉक एंड की मॉडल में ये फिक्स्ड होती हैं, चेंज नहीं होती, रिजिड होती हैं। कंपैरिजन में अगर हम देख लें तो हम अगर दोनों मॉडल्स को कंपेयर करें इंड्यूस्ड फिट को लॉक एंड की के साथ, तो डेफिनेशन में भी आप बेसिकली यही कहेंगे कि वो मॉडल जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि जो सबस्ट्रेट होता है उसकी बाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द, इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एंजाइम, के एंजाइम की जैसी शेप है और ज़रूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट उसी शेप का उसकी एक्टिव साइट के मुताबिक का हो, जबकि लॉक एंड की मॉडल में दोनों का एक दूसरे से मैच करना बहुत ज़रूरी है। जैसी सबस्ट्रेट की शेप होगी वैसा ही एक्टिव साइट के अंदर, एंजाइम के अंदर वैसी ही ग्रूव्स होनी चाहिए। शेप्स में देखें तो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इंड्यूस्ड फिट में, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी एग्जैक्ट वैसी ही होनी चाहिए ताकि वो उसके अंदर इजीली फिट हो सके, जस्ट लाइक लॉक एंड की कई जो शेप्स होती हैं। बाइंडिंग इनके अंदर फ्लेक्सिबल है जबकि इंड्यूस फिट में, जबकि जो लॉक एंड की मॉडल है ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कहलाती है। प्रोपोजिशन भी आपने देख ली है कि ये मॉडल जो है इंड्यूस फिट मॉडल कोशलैंड ने प्रपोज किया था और एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल दिया था। इसकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और लॉक एंड की मॉडल की एक्टिव साइट्स जो हैं वो रिजिड होती हैं। तो कंपैरिजन आपने याद करना है। देन अनदर स्मॉल टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है जिसका नाम है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं दे आर अटैच्ड विद द सर्टन मेम्ब्रेन्स। अब सेल के अंदर एंजाइम साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व भी हो सकते हैं, कई रिएक्शंस हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है, उसके एंजाइम सारे के सारे साइटोप्लाज्म में। इसी तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन है तो वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उसके एंजाइम्स मौजूद हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं बेटा, जैसे हम केमियोस्मोसिस का प्रोसेस देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखते हैं, तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ बॉन्डेड एंजाइम्स, हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, तो कई एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो अटैच हों उसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि सम एंजाइम्स आर अटैच विद द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स या ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं।
जैसे कि यहाँ आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर ये डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं ये सबस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं और एक रिएक्टेंट्स को दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते करते फाइनली आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।